हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया था कि लास्ट आपके 20 टू 25 डेज 20 से 25 दिन जो बचे हुए हैं ना, उस 20-25 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो, जिससे आपके रिजल्ट्स में फ़ायदा हो। जो बच्चे कट ऑफ से नीचे चल रहे हैं उनका कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाए। तो वो पूरा मैंने आपका स्ट्रेटेजी बताया था। जिस बंदे ने वो वीडियो नहीं देखा, जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में आपका वीडियो का लिंक दे रखा है, जल्दी से आई बटन पे जाओ और उस वीडियो को देखो। वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही वीडियो से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ इनका कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, क्यों ये सीरीज या क्यों ये वीडियोस आपको देखने हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपको दो वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा डेली। डेली के आपके दो वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो आपको 3 बजे मिलेगा। 3 बजे आपको वीडियो मिलेगा। आपने क्या किया, पेपर लगाया, पेपर लगाने के बाद आपने एनालाइज कर लिया, मॉक पेपर लगाने के बाद एनालाइज किया, लंच के बाद आपको 3 बजे के करीब एक वीडियो मिलेगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या आपका जो साइंस है, जो आपका जनरल स्टैटिक्स का जो पोर्शन है ना, वो वाली चीजें जो है, स्टैटिक जीके वगैरह जो है, उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा। ठीक है। और दूसरा वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। शाम को 7 बजे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, है ना। करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा डेली आपको शाम को 7 बजे या 8 बजे के अराउंड आपको वो वीडियो मिलेगा। अच्छा देखो, ये वीडियोस इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने ये वीडियो दो पार्ट में क्यों डिवाइड की है ना। दो पार्ट में डिवाइड करने के पीछे का रीजन क्या है कि एसएससी जो है ना, एसएससी आपका 25 क्वेश्चंस पूछता है सीजीएल में, और 25 यानी कि 25 क्वेश्चन में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इस वाले पोर्शन से होते हैं, जनरल स्टडीज वाले पोर्शन से। मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब मिला के आपके 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो बचे हुए आपके 12-13 क्वेश्चन होते हैं, वो 12-13 क्वेश्चन आपके एसएससी कहां से पूछता है, स्टैटिक जीके से, करंट अफेयर से। तो मैं अगर बोलूं कि ये जो दोनों वीडियोस को मैंने दो पार्ट में सीरीज को डिवाइड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधा पोर्शन तो ये 3 बजे वाले वीडियोस कवर करेंगे और आधा पोर्शन जो आपके शाम वाले वीडियोस होंगे वो कवर करेंगे। तो आप दोनों ही जो है वो वीडियोस देखोगे तो आपका एक कंप्लीट पैकेज जाएगा आपका जीएस के लिए। मैं अश्योर करता हूं आपको, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको कहीं से जीएस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यहां जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उससे जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा वो सारा प्रोवाइड करूंगा। तो वो आपका यहीं पे आपका पूरा रिवीजन मैं करवा दूंगा, तो आपको अलग से कोई सोर्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, शाम वाला करंट अफेयर आएगा। स्टैटिक जीके में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्टैटिक जीके में आपका डांस फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके फर्स्ट या नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो सारी चीजें ना हम कवर करने की कोशिश करेंगे, वो सारा करंट अफेयर, सारे स्टैटिक पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे शाम को। तो दोनों ही वीडियोस आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। और लास्ट के 20-25 दिन बेटा मेहनत कर लो, है ना। बेटा बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। मैं आपको एक छोटी सी कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, आप अपने बाबू सोना के पीछे लगे रहते हो, ठीक है। अब देखो, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। आप बहुत हार्ड वर्क करके अपने बाबू सोना के पीछे लगे हुए हो, फाइनली मान लो वो मान भी जाती है, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क क्या होगा, आप अपने करियर पे फोकस करो। मान लो आपके करियर पे आपने फोकस नहीं किया, बाबू सोना के चक्कर में करियर खराब हो गया, तो ना तो बाबू सोना साथ रहेगा ना घर वाले साथ रहेंगे, घर वाले भी लात मार के भगा देंगे आपको, ठीक है। और अगर आपने अपना करियर बना लिया, अगर आपने एग्जाम पे फोकस किया, एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया, तो क्या होगा, तो बेटा वो बाबू सोना भी आ जाएगा, है ना। और बाबू सोना खुद नहीं आएगा ना, तो उसके घर वाले बोल देंगे बेटा देखो ये अच्छे जॉब वाला है ना, ये एक सेटल्ड बंदा है, तो उसके घर वाले भेज देंगे उसे, समझ रहे हो। और अगर तुम करियर खराब कर लोगे तो ना तो वो आएगा, उसके घर वाले भी लात मारेंगे और तुम्हारे खुद के घर वाले तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो फोकस कर लो एग्जाम पे, एग्जाम क्लियर होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ब्लॉक भी कर रखा है ना बेटा, तो याद रखना अनब्लॉक हो जाओगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना। 80% जो आपको ब्लॉक करे बैठे हुए हैं ना लोग, वो सारे अनब्लॉक करके आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो यार, है ना। इसमें क्या समझाने की बात है, थोड़ा सा आप लॉजिकल सोचो, ठीक है। वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो वीडियो है ना, हिस्ट्री के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन करते चलेंगे। ये वीडियो आप पहली बार ढंग से देखो, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं नोट्स बनाओ, नोट्स में प्रॉपर लिखो कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, ये पॉइंट मैं भूल जाता हूँ।
और उसके बाद क्या करोगे आप, अगर आपको रिवाइज करना है इसी वीडियो को आप 2x पे लगाओ, 2x पे लगा के सुन के आराम से बैठ के देखते रहो, है ना, 2x पे लगा के जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इन केस थर्ड रिवीजन करना है आपको, तो जो आपने नोट्स बनाए थे, आपने देखा था जो पॉइंट्स आप भूल जाते हो, वो पॉइंट्स आप जो है वो फिजिकल फॉर्म में जो आपने नोट्स बनाए वहां से रिवाइज कर लो, पूरी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। मैं बोलता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ये चीजें लगाते हो तो। ठीक है, चलिए, तो बहुत हो गई बातें, जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना। हिस्ट्री के क्वेश्चन दिमाग खा जाते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन दिमाग खा जाते हैं, सर याद ही नहीं होती हमें डेट्स। देखते हैं, अभी हम याद करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बैटल ऑफ चंदेरी जो हुआ था 1528 में, वो बैटल ऑफ चंदेरी में कौन डिफीट हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं जल्दी से बता रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, याद रखना। 1526 में बाबर जो है वो इंडिया आएगा, 1526 में बाबर इंडिया आएगा, बैटल ऑफ पानीपत होगा, बैटल ऑफ पानीपत होगा 1526 में। बाबर ने इंडिया में आके पानीपत में इब्राहिम लोधी को डिफीट किया, है ना। पानीपत का बैटल बाबर का 5th बैटल था, इंडिया में 5th बैटल था आपका बाबर का, जो पानीपत का बैटल था। ठीक है, और यहां पे आने के बाद बाबर जो है वो उसे कलंदर की उपाधि मिल जाएगी, एक टाइटल दिया जाएगा बाबर को कलंदर का। उसके बाद 1527 में बाबर जो बैटल लड़ेगा, है ना, बैटल ऑफ खानवा होगा, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को डिफीट करेगा बाबर, पहले में इब्राहिम लोधी, दूसरे में राणा सांगा। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होगा, और बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर डिफीट करेगा मेदिनी राय को। ये जो मेदिनी राय है ना, बाबर डिफीट करेगा मेदिनी राय को। और 1529 में, है ना, 1529 में क्या होगा, बैटल ऑफ घाघरा, है ना। बैटल ऑफ घाघरा में बाबर डिफीट करेगा आपका महमूद लोधी को, है ना। तो यहां पे ये 4 बैटल हुए थे, बैटल ऑफ घाघरा, ये बाबर के 4 बैटल हैं। ठीक है, चारों बैटल बाबर के याद रखना, इससे ज्यादा कोई बैटल नहीं थे। 1530 में बाबर की डेथ हो जाएगी, आगरा में डेथ हो जाएगी। बाबर के कलंदर की उपाधि, है ना, एक टाइटल बाबर का क्या था, कलंदर, और दूसरा टाइटल बाबर का क्या था, गाजी। बाबर के 2 टाइटल भी लिख देता हूं मैं, गाजी मलिक, गाजी मलिक था, और एक था कलंदर। कलंदर 1526 में बैटल जीता, कलंदर की टाइटल लिया। 1527 में राणा सांगा को हराया, गाजी मलिक की उपाधि या टाइटल लिया। बाबर का एक कॉइन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है शाहरुख। शाहरुख कॉइन जो है वो बाबर ने चलाया था। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन बाबर से नहीं पूछी जाएगी, मेजर इंफॉर्मेशन हमने बाबर से रिलेटेड यहां पे कवर कर ली। ठीक है, चलिए, तो यहां पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी मेदिनी राय सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है 1875 में, 1875 में आपका कौन सा, बंबई में कौन सा आपका एसोसिएशन बना था, क्या एस्टेब्लिश हुआ था आपका बॉम्बे में। तो बेटा 1875 में आपका बना था आर्य समाज। 1875 में आपका आर्य समाज बनाया था, किसने बनाया था, दयानंद, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बनाया था आपका आर्य समाज, और दयानंद सरस्वती जी ने टाइटल दिया था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, है ना, वेदों की ओर चलो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट मैं आपको बता देता हूं, अलीगढ़ मूवमेंट जो आपका चलाया था वो किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद, एक मिनट रुक जाओ, एच और एम मैंने मर्ज कर दिया, अहमद खान ने। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट। ब्रह्मो समाज जो चलाया था, ब्रह्मो समाज था आपका राजा राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय। और सत्य शोधक समाज जो था, ये आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सत्य शोधक समाज जो है वो कब शुरू होगा, कौन शुरू करेगा।
बाकी मैंने आपको बता दिए, ये चीज़ आप रिवाइज कर लेना, है ना, और कमेंट करना। ये ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप कमेंट करके कुछ बताओ, आपका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूँ मैं, है ना, आपकी चीज़ें मैं थोड़ी सी रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, रियतवारी सिस्टम। ठीक है, वो बोल रहा है आपका रियतवारी सिस्टम जो है वो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था। अब रियतवारी सिस्टम जो है वो आपका जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपका कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड था? ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे वो बेस्ड था? अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रियतवारी सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट बताता हूँ। ये शुरू किया था आपका साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया मैं कह सकता हूँ मद्रास के आसपास शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1820 में, है ना। 1820 में आपका रियतवारी सिस्टम शुरू किया था, साउथ इंडिया में शुरू किया था, दक्षिण भारत में जो चेन्नई या मद्रास करके इनकी प्रोविंसी हुआ करती थी, प्रोविंस हुआ करता था, वहां पे ये शुरू किया जाएगा। टैक्सेशन का सिस्टम था, एग्रीकल्चर टैक्स का सिस्टम था रियतवारी सिस्टम। वैसे ही ये जो डिपेंड था वो डिपेंड था आपका रिकार्डियन थ्योरी पे, डिपेंड था रिकार्डियन थ्योरी पे। अच्छा, रिकार्डियन थ्योरी थोड़ी सी समझा देता हूं, समझ लेना। रिकार्डियन थ्योरी बोलते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, आपका प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट लगा है और आपका जो प्रोडक्ट सेल हुआ है, मतलब प्रोडक्टिविटी जो हुई है ना, जितना आपका उत्पादन हुआ है, उन दोनों को बराबर कर दो, उन दोनों को बराबर कर दो। अगर आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, उत्पादन जो है वो लागत से ज्यादा हुआ है, तो जो सरप्लस होगा वो क्या हो जाएगा? आपका रेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस कर दूंगा, अगर वो पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा मतलब सरप्लस में जाएगा, तो वो क्या होगा? रेंट। अगर वो नेगेटिव होगा तो कोई रेंट आपका नहीं होगा। ये क्या था? आपका रिकार्डियन प्रिंसिपल, जिसके ऊपर बेस्ड था आपका क्या? रियतवारी सिस्टम। एक सिस्टम और बताता हूं, 1822 में महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम ये था आपका पंजाब के आसपास या नॉर्थ इंडिया के आसपास शुरू किया था आपका महलवारी सिस्टम। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या है? आंसर डी इसका सही होगा, है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वाज असेंबली ऑफ द विलेजर्स विच वर इनहैबिटेड ऑफ द प्रीडोमिनेंटली बाय ब्राह्मण्स, है ना। ब्राह्मणों के जो गांव हुआ करते थे, ब्राह्मणों के गांव की जो सभा हुआ करती थी, जो असेंबली होती थी, उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे उसे हम बोलते थे सभा, है ना। ब्राह्मणों के गांव का जो एक वो होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन को, जो वहां के रख रखाव सिक्योरिटी वगैरह को देखता था, उसे हम क्या बोलते थे? आपका सभा। ठीक है, और क्या हुआ करता था? एक गांव या गांव का समूह मिला के, है ना, जो स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती थी, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई जो होती थी, उसे हम क्या बोलते थे? उर। ठीक है, खिल्ले क्या हुआ करता था आपका? खिल्ले आपका मिलिट्री यूनिट हुआ करती थी, सैन्य की एक टुकड़ी जो सेना की होती थी, उसे हम क्या बोलते थे? खिल्ले। और नगरम क्या हुआ करता था? आपके टाउन हुआ करते थे, शहर जो हुआ करते थे उसे हम नगर या नगरम करके बोलते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर आपने क्या देखा? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सभा इसका सही आंसर होगा। बाकी मैंने आपको बता दिए हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई आया आपका तो आपको पता हो। चोलाज, अच्छा, चोलाज में आपके दो राजाओं के नाम आते हैं, है ना, एक राज फर्स्ट और एक आता है आपका राजेंद्र फर्स्ट। ये दोनों आपके राजाओं के नाम आते हैं चोलाज में। ठीक है, अब चोलाज जो थे वो आपका जैसे ग्रीक एम्पायर था कोस्ट पे, तो तमिलनाडु और उसके आसपास वाले कोस्ट पे आपके चोलाज हुआ करते थे। और चोलाज की नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, नेवी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन्होंने आपका मलक्का जो आपका स्ट्रेट है ना, मलक्का जल संधि वाले एरिया पर कब्जा कर रखा था, मतलब ट्रेड रूट्स पर कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में आते हैं और थाईलैंड वगैरह वाला जो पोर्शन था वहां पे भी उनका डोमिनेंस हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक आर्य जो रहते थे, जिस एरिया में वैदिक आर्य रहते थे वहां पे 7 नदियां थी, इस वजह से उस एरिया को हम क्या बोलते थे? सप्त सिंधु, है ना, सप्त सिंधु वाला एरिया। 6 नदियां इंडस रिवर सिस्टम की और एक हुआ करती थी सरस्वती नदी। तो आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि ये जो नदी थी, है ना, 7 नदियां थी, उनमें से झेलम नदी का वैदिक या संस्कृत नाम क्या है? झेलम नदी का वैदिक या संस्कृत नाम जो है वो क्या है?
ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आपको सारे नाम याद करवा देता हूँ। ठीक है, सारे नाम। इंडस तो पता होगा, इंडस और सिंधु, है ना, सिंधु नदी को इंडस या इंडस को सिंधु करके बोला करते थे। ठीक है, अब देखो एक नाम सुनना, आरपी सिंह का नाम सुना है ना, आरपी, तो यहाँ पे देखो आरपी, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम था वो था पुरुषनी, आरपी, है ना, रावी नदी का जो वैदिक नाम था वो क्या था, पुरुषनी। तो ये कौन सी नदी थी, रावी, है ना, रावी नदी का जो वैदिक नाम था वो क्या था, पुरुषनी। ठीक है, ए सी, ए सी सुना है ना, एसी घर में लगे हुए होते हैं, ए सी, देखो यहां पे क्या हुआ, ये आर पी, इधर हुआ ये इसमें ए सी, ए सी, मतलब अस्किनी जो था वो किसका नाम था, चेनाब का, अस्किनी जो नाम था वो किसका था, चेनाब नदी का था। ठीक है, वी जे सुना है ना, वीजे, वीडियो जॉकी करके जो हम बोलते हैं, तो वीजे, वीजे यानी कि वी से वितीस्ता और जे से झेलम, वी से वितीस्ता और जे से झेलम, है ना, तो वी जे ये याद हो गया। एक बची बियास, है ना, बियास, तो ब और बा, बिपासा और बियास, विपासा और बियास नदी। ठीक है, तो आपकी चार नदियां तो ये हो गई, पांचवी इंडस हो गई जिसे सिंधु बोलते हैं, छठी आपकी क्या हो गई, सतलज, सतलज को आपका सुतुदुरी करके बोला करते थे। तो ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर हमें पता है वितीस्ता, ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर होगा। बाकी भी नदियों के हमने नाम यहां पर देख लिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। When was the Secretary of State of India was made responsible for government of British India by bringing about the changes in the home government? अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्ट समझना। जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कोई गलती कर देता है, तो जो बड़े होते हैं, जो पिताजी होते हैं, जो फादर होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि बेटा अब तुम साइड बैठो, अब हम चीजें रूल करते हैं। मान लो छोटा बच्चा एक मोटरसाइकिल चला रहा है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, पिताजी उठेंगे, पिताजी बोलेंगे बेटा अब तुम पीछे बैठो, अब हम ड्राइव करेंगे। वही चीज यहां पे हुई थी किसके साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था किस पे, भारत पे। लेकिन जैसे ही इस रिवोल्ट में इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा कि ब्रिटिशर्स को एक तरीके से टूट गए थे, बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स पे, लगभग खत्म हो गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपका क्राउन रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी इंडिया में गवर्नमेंट, अब क्राउन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद शासन चलाएगी, खुद इंडिया में रूल करेगी। तो ये रूल चेंज कब हुए, 1857 के जस्ट बाद। और 1857 के जस्ट बाद क्या होगा, 1858। 1857 के बाद जस्ट बाद क्या आएगा, 1858। तो कौन से एक्ट में ये चीजें चेंज होंगी, सर ये चीजें चेंज होंगी आपका 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है यार, ढंग से पढ़ोगे आराम से कर लोगे। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, करियर पे फोकस करो, बाबू सोना काम नहीं आएगा। करियर होगा हर बंदा आपके साथ होगा, करियर नहीं होगा सब छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहां पे आपका दोबारा से शैलेंद्र किंग थे। ये जो शैलेंद्र किंग जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, साउथ ईस्ट एशिया में एम्पायर आपका एस्टैब्लिश किया था। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में किस तरफ एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, सर इंडोनेशिया, है ना सर। ये जो एम्पायर एस्टैब्लिश किया था किस तरफ किया था, आपका इंडोनेशिया के आसपास। मैं इधर लिख देता हूं, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में, है ना। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया वाला ये जो आपका ट्रेड रूट थे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो था, उसके आसपास जो था वो किसका आपका था, शैलेंद्र किंग का। अभी आपसे पूछ रहे हैं शैलेंद्र किंग जो थे वो कौन से आपके धर्म के फॉलोअर थे, कौन सा फेथ उनका क्या था, है ना, उनके बिलीव्स या फेथ्स क्या थे। तो बेटा याद रखना, जैनिज्म आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। और ये जो शैलेंद्र किंग थे ना, ये चोला एम्पायर के टाइम पे हुआ करते थे। 8th सेंचुरी चल रही है, 8th सेंचुरी में चोलास जो थे, है ना, चोलास के टाइम पे ही आपके स्टैब्लिश हुए थे। और मैंने आपको बताया था कि चोलास जो थे उन्होंने ट्रेड रूट्स को कवर किया था, ट्रेड रूट्स पर उन्होंने कब्जा किया था। तो ये जो शैलेंद्र किंग थे वो आपके कौन से धर्म के फॉलोअर थे, वो महात्मा बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म जो था
और बुद्धिज्म में भी आपका महायान, महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर हुआ करते थे आपके कौन, शैलेंद्र किंग। कौन से एरिया की तरफ हुआ करते थे, जावा, सुमात्रा, उस तरफ आपके हुआ करते थे। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड नोन एज। अब देखो याद रखना, अभी हमने देखा कि आपने सुना होगा वेदों में जिस जानवर की, है ना, जिस एनिमल की सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलता है वो क्या है आपका, काउ, है ना, वो क्या है आपका गाय। गाय की सबसे ज्यादा चर्चा मिलती है। गाय को बहुत ज्यादा पूजनीय माना गया है, गाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और क्योंकि वैदिक टाइम पे लोग आपके चरवाहे हुआ करते थे, है ना, लोग आपके चरवाहे हुआ करते थे। तो जब लोग चरवाहे हुआ करते थे तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आपका गाय का इंपॉर्टेंस होगा, कैटल्स का इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे धन यानी कि वेल्थ जो आपका कंसीडर होती थी, वो वेल्थ कंसीडर ही किससे होती थी, आपका गाय से। जिस पे ज्यादा कैटल्स, जिस पे ज्यादा गाय होंगी, जिस पे ज्यादा आपके पशु होंगे, वही आपका ज्यादा धनवान व्यक्ति माना जाएगा। इसी वजह से वैदिक समय पे गौ हत्या के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई एविडेंस नहीं मिलते आपका गाय की किलिंग के, किलिंग ऑफ काउ के। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये जो टर्म यूज होता है वो क्या यूज होगा, गौमत, है ना, गौमत करके। अमीर आदमी को क्या बोला जाता था, गौमत करके, गौमत करके बोला जाता था। जिस पे ज्यादा गाय वो ज्यादा अमीर होगा। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आया, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इनटू द सेक्युलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान। कौन से पर्सन थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया, भारत के दो टुकड़े करके एक पाकिस्तान बनाया, एक इंडिया बनाया, है ना। तो आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। 3 जून 1947, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को आया था माउंट बैटन प्लान। और यही माउंट बैटन प्लान था जिससे आपके भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था। तो समझ रहे हो, माउंट बैटन प्लान किसने शुरू किया होगा भैया, माउंट बैटन जी ने किया होगा, लॉर्ड लुइस माउंट बैटन ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, माउंट बैटन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। माउंट बैटन बिल्कुल लास्ट में भारत आए थे, फरवरी मार्च के आसपास 1947 में भारत आए। इन्होंने एक अधिकारी अपॉइंट किए, रेड क्लिफ, बोला भारत पाकिस्तान का विभाजन कर रहा हूं मैं, बाउंड्री डिसाइड कर दो। तो उन्होंने, रेड क्लिफ ने बाउंड्री डिसाइड करी, रेड क्लिफ कमीशन ने, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ कमीशन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं हम उसे। ठीक है, माउंट बैटन जी इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन, आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, चलो, या आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, आंतरिक सरकार बनी थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन, उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विजयनगर एम्पायर का जो राजा थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो थे, उन्होंने आपका सुवर्ण टाउनशिप जो है वो स्टैब्लिश किया, है ना, विजयनगरा, है ना। उन्होंने जो आपका टाउनशिप स्टैब्लिश किया था उसका नाम क्या रखा था, नागलपुरम, है ना, उसका नाम क्या रखा था, नागलापुरम। तो ये नागलापुरम जो था ना, उन्होंने किसी के नाम पर रखा था, है ना। नागंबा या उनकी माता का नाम जो हुआ करता था नागा करके हुआ करता था, उनकी माता का नाम, उनकी मदर का नाम, उनके नाम पे उन्होंने रखा था ये नागलपुरम। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि आपके किसके नाम पर रखा था, उन्होंने अपनी मदर के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे एक शहर बसाया था नागलपुरम। उनकी मम्मी का नाम क्या हुआ करता था, नागा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर हुम द सीपी इल्बर्ट अ लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल, है ना। ये जो सीपी इल्बर्ट थे ना, ये किसके अंडर लॉ मेंबर थे। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं। 1835 में, 1835 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हुआ करता था, उस टाइम पे हम बोलते थे आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें पहले सीट जो हुआ करती थी वो 3 हुआ करती थी, बट 1835 में आपका ये बढ़कर कितनी हो गई, 3+1। और ये जो एक ऐड हुआ था,
ये कौन था? लॉ मेंबर। ये लॉ मेंबर था, कानून सदस्य था, कानून मंत्री था ये उस समय का। अभी जो कानून मंत्री था ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सर पहले कानून मंत्री या पहला कानूनी सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन था, कार्यकारी परिषद में कौन था, तो आप बोलोगे सर लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, जिनके सुझाव पर अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू की गई थी, वही लॉर्ड मैकॉले यहाँ पे क्या थे? कानून सदस्य। अभी लॉर्ड मैकॉले थे, अब यही पद आपका चलता रहेगा। आपसे बोल रहे सीपी इल्बर्ट करके जो है ना, ये सीपी इल्बर्ट कौन से गवर्नर जनरल के अधीन ये आपके लॉ सदस्य, लॉ मिनिस्टर, लॉ मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। 1883 में, 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल आया था। अब ये इल्बर्ट बिल था क्या? इल्बर्ट बिल सिर्फ इतना सा था कि आपके जो कोर्ट होंगे, भारत में जो कोर्ट होंगे, वो आपके यूरोपियंस को भी ट्रायल कर पाएंगे, इंडियन जजेस। इंडिया के जो जजेस होंगे वो यूरोप को भी इंडिया में, इंडियन कोर्ट में ट्रायल कर पाएंगे। पहले ये पावर आपका इंडियन जजेस के पास नहीं थी। तो इल्बर्ट बिल में था क्या? इंडियन जजेस कैन ट्रायल यूरोपियंस, यूरोपियन ऑफेंडर्स। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल में था। अब 1883 में आया। शायद आपको पता होगा 1881 से लेके 1884 तक जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे आपके? लॉर्ड रिपन। इंडिया में पहला सक्सेसफुल सेंसस कब हुआ? 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन। इंडिया में पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इल्बर्ट बिल कब आया? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा चाइनीज ट्रेवलर है जो इंडिया आया था? ठीक है, चलो हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। हर्षवर्धन राजा बनेंगे 606 एडी में। हर्षवर्धन जो राजा बनेंगे 606 एडी में बनेंगे। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी किधर रहेगी? कन्नौज। यूपी और यूपी के आसपास वाला जो एरिया होगा उधर हर्षवर्धन आपके राजा रहेंगे, है ना। इनके पिताजी थे, उनकी हत्या हो जाएगी, उनके भाई की हत्या हो जाएगी, तो इस तरीके से वो राजा बनेंगे। मजबूरी में राजा बनना पड़ेगा। काफ़ी कम उम्र में बने थे, 16-17 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे। काफ़ी अच्छे एफिशिएंट राजा ये रहेंगे। और इनके टाइम पे जो चाइनीज़ ट्रेवलर आएगा इंडिया वो थे हुएंगसांग। हुएंगसांग जो थे वो आपका इंडिया आएंगे किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन आपके लिटरेचर भी लिखते थे, है ना। हर्षवर्धन जो है वो आपके लिटरेचर भी लिखते थे, किताबें भी लिखते थे। इन्होंने किताबें लिखी थी, 2-3 इनकी बहुत फेमस किताबें हैं, है ना। राज तरंगिनी करके किताब है, इन्हीं की थी। कादम्बरी करके किताब है, इन्हीं के द्वारा लिखी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो हर्षवर्धन के टाइम पे लिखी जाएगी। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, ह्वेनसांग जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। Who was the first social reformer to view modern education, है ना, as a vehicle of spreading of the modern ideas of in the country? पहले कौन से समाज सेवक थे जिन्होंने ये देखा कि जो आधुनिक शिक्षा है वो आधुनिक शिक्षा, आधुनिकरण, भारत में आधुनिकरण लाने के लिए, भारत में नई सोच को विकसित करने के लिए जरूरी है। अगर आपसे ये नॉर्मली भी पूछा जाए ना, इतना सब कुछ ना पूछा जाए भारत के पहले समाज सेवक हम किसे मानते हैं, आधुनिक भारत के समाज सेवक हम किसे बोलते हैं, तो आंसर क्या होता है आपका? राजा राम मोहन रॉय। यही राजा राम मोहन रॉय थे जो 1828 में आपका स्थापित करेंगे ब्रह्मो, एक मिनट रुक जाओ, ब्रह्मो समाज। यही राजा राम मोहन रॉय थे जो 1828 में ब्रह्मो समाज स्थापित करेंगे। इन्हीं की मदद से आपका क्या होगा? सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाई जाएगी, है ना। सती प्रथा पर जो रोक लगी थी उसमें किसकी हेल्प थी या किसने उस पर जोर दिया था? आपके राजा राम मोहन रॉय ने। राम मोहन रॉय इनका नाम था। जो अकबर द्वितीय करके मुगल हुआ करते थे, मुगल राजा जो हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें उपाधि दी थी राजा की। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। अकबर सेकंड करके थे
जिनके द्वारा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला को यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, राम मोहन रॉय जी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिटेड विद राइटिंग आपका लिटरेरी पीस ऑफ द अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। सती प्रथा पर रोक लगाने से संबंधित जो आपके साहित्य लिखा गया है ना, वो आपके लेख किसके द्वारा लिखे गए? जस्ट अभी मैंने बताया कि ब्रह्मो समाज का जो आपका स्थापना करी थी वो किसने करी थी? राम मोहन रॉय जी ने। और ब्रह्मो समाज काम करता था सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित, सती प्रथा पर रोक लगाने से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेंच ज्वेलर था जो भारत में 6 बार आया, है ना, और मुगल राजाओं के टाइम पे ये भारत में 6 बार आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका फ्रेंच ट्रेवलर था ये शाहजहां के टाइम पे आएगा। जनरली जो ज्यादातर इसका टाइम पीरियड रहेगा वो शाहजहां के टाइम पर रहेगा। ठीक है, और ये जो फ्रेंच ट्रेवलर था ये था आपका ट्रेविनियर है ना, बाप्टिस्ट ट्रेविनियर। अरे यार बस इतना याद रखना, ट्रेवलर ट्रेविनियर। ठीक है, तो ज्वेलर था ट्रेवनर, जो आपका ट्रेवलर था जो इंडिया आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिंग सोसाइटीज बिलीव वेदा टू बी द फाउंडेशन ऑफ द ऑल नॉलेज? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक सभ्यता को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपका आर्य समाज का गठन किया और गो बैक टू वेदास का नारा दिया, वेदों की ओर चलो का नारा दिया। अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा? आर्य समाज। इसका आंसर क्या होगा आपका? आर्य समाज। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, which of the following system of the Delhi Sultanate had influence on the ब्रहमनी एंड विजयनगर साम्राज्य? है ना, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पे आपके दिल्ली सल्तनत के कौन सी व्यवस्था का, कौन सी पॉलिसी का इन्फ्लुएंस था? ठीक है, कौन सा सिस्टम था जो आपके विजयनगर और आपका बहमनी साम्राज्य भी आपके दिल्ली सल्तनत की तरह चलाते थे? तो बेटा यहाँ पे याद रखना, दिल्ली सल्तनत का जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, जो टैक्स लगाने की पॉलिसी थी, वो थी इक्ता सिस्टम, इक्तेदारी या इक्ता व्यवस्था। और यही टैक्स लगाने का सिस्टम आपका किसका रहेगा? बहमनी और विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, चलो अब दो चीजें और याद रखना। 1336 में, है ना, 1336 के समय दिल्ली सल्तनत के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1336 में दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापित होगा दिल्ली सल्तनत से अलग होके। कौन स्थापित करेंगे? हरिहर और बुक्का। किस राजा के अधीन थे वो? सर मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन थे आपके वो। 1347 1347 में बहमनी एम्पायर, बहमनी साम्राज्य स्थापित हो जाएगा 1347 में। कौन स्थापित करेगा? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह पूरा नाम था, हसन गंगू ने बोला जाता था। किसके राजा के अधीन थे वो? अधीन थे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत से अलग हुए थे, तो जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, कर लगाने की जो व्यवस्था थी, वो प्रभावित थी किससे? दिल्ली सल्तनत से। और बेटा यही विजयनगर एम्पायर था जो हिंदू साम्राज्य बोला जाता है ना। जो आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ था वो कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। रायचूर दुआब, कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर रहेगा आपका विजयनगर साम्राज्य। हम्पी टेम्पल जो है वो आपका इन्हीं के द्वारा बनवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में इंग्लिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, चलो बेटा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1764 में हुआ था। डेट भी अगर याद रखनी है तो 22 अक्टूबर को हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध।
बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन कौन थे? एक तरफ था आपका दिल्ली, दिल्ली था, बंगाल था और अवध था। दिल्ली, बंगाल और अवध था। दिल्ली से थे शाह आलम, है ना। बंगाल से थे आपके मुर्शीद कुली खान के दामाद, है ना। मुर्शीद कुली खान के दामाद जो थे वो थे, है ना। और यहाँ पे अवध से कौन थे? शुजा-उद दौला। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे थे। और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी में जो आर्मी कमांडर थे वो कौन थे आपके? हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश आर्मी में जो कमांडर थे वो आपके कौन थे? हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध था 1764 में हुआ। युद्ध जीतेगा कौन? अंग्रेज। और ये युद्ध जीतने के बाद 1765 में अंग्रेज क्या करेंगे? बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी, इलाहाबाद डिक्लेरेशन बोला जाता है ना। इलाहाबाद समझौते में बंगाल पर पूर्ण रूप से कब्जा हो जाएगा किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, बंगाल को कब्जा कर लेंगे आपके अंग्रेज। ठीक है, चलो ये आपका समझ में आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड द ह्वेनसांग अ चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया? यह अभी किया था। ह्वेनसांग कौन से राजा के समय पे भारत आया था? सर ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे, उनके समय पे आपका भारत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। Who was the founder of हरिजन सेवक संघ 1932? है ना, 1932 में हरिजन सेवक संघ जो है उसकी स्थापना किसने करी थी? थोड़ा सा बेस समझना। 1930 में महात्मा गांधी शुरू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें था आपका दांडी मार्च, दांडी पदयात्रा। दांडी पदयात्रा जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा थी। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, दांडी मार्च होगी, अंग्रेजों की छवि खराब होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों की छवि जो है वो बहुत 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 ज्यादा खराब हो जाएगी। जब उनकी छवि खराब होगी उसका प्रभाव था कि अंग्रेज ऑर्गेनाइज करेंगे गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने होंगे? 3, 1930 में, 1931 में और 1932 में। ये 3 आपके गोलमेज सम्मेलन होंगे। इन गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। और जब वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे, है ना, तो अंग्रेज के या ब्रिटिशर्स के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रामसे मैकडोनाल्ड, वो आपके क्या करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सांप्रदायिक पुरस्कार देंगे, कम्युनल अवार्ड देंगे। उन्हें बोला जाएगा कि आज से अंग्रेजों के लिए दलित के नेता जो होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी को दिखेगा कि भैया ये तो आपके हिंदुओं में ही फूट डाल रहे हैं। अब तक तो धर्म के नाम पे फूट डाल रहे थे, अब ये जातियों के नाम पे भी फूट डाल रहे हैं। तो गांधी जी क्या करेंगे? अंबेडकर जी से बोलेंगे कि आप सांप्रदायिक पुरस्कार, कम्युनल अवार्ड को वापस ले लो। और यहाँ पे जब वो कम्युनल अवार्ड वापस लेंगे उसके बाद गांधी जी आपका 1932 में शुरू करेंगे हरिजन सेवक संघ। हरिजन करके एक समाचार पत्र भी चलाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, तो समझ में आया? मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हु वाज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ठीक है, चलो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ भारत का पहला समाचार पत्र के बारे में। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट कब आया था? 1780 में आया था। 1782 आते आते ये बंद हो गया था। 1780 में आया था। दैनिक समाचार पत्र नहीं था, साप्ताहिक समाचार पत्र, मतलब वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था। और ये आपका जेम्स अगस्टस हिकी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने शुरू किया था आपका समाचार पत्र ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 समाचार पत्र मैं आपको और बता रहा हूँ, है ना। अगर आपसे पूछा जाए ये तो पहला न्यूज़पेपर कौन सी भाषा में था? इंग्लिश।
कौन सी भाषा में था? इंग्लिश। पूछा जाए पहला आपका देसी भाषा में समाचार पत्र, है ना, पहला आपका समाचार पत्र जो देसी भाषा में आया, है ना, संवाद कुमोद करके आया करता था आपका जो समाचार पत्र था, जो 1813 के आसपास शुरू हुआ बंगाली लैंग्वेज में, संवाद कुमोद करके, ठीक है। और पूछा जाए पहला भारत में हिंदी भाषा में समाचार पत्र, है ना, इंडिया में पहला हिंदी समाचार पत्र तो उद्दंड मार्तंड करके हुआ करता था, जो लगभग 1830 के आसपास से शुरू होगा, जो हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र होगा। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपका, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बताया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जेम्स अगस्टस हिकी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। नाना साहिब अ रिबल एट द कानपुर, सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में जो कानपुर की तरफ से लड़ रहे थे वो कौन थे? नाना साहिब। बट ये तो मराठा थे, है ना। तो ये मराठा क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि जब आपका 1818 में तीसरा अंगल मराठा युद्ध होगा, अंग्रेज नाना साहिब को उठाएंगे और कहाँ भेज देंगे? कानपुर भेज देंगे। बोलेंगे तुम मराठा वाले क्षेत्र से चले जाओ, तुम कहाँ रहे हो, कहाँ पे रहोगे? कानपुर में। हम तुम्हें पेंशन देंगे लेकिन तुम मराठा वाले क्षेत्र में नहीं रहोगे, क्योंकि मराठा सरदार थे। तुम मराठा तुमसे संगठित हो जाएंगे तो तुम हमें फिर से प्रॉब्लम करोगे, तो हम तुम्हें ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे तुम्हारा प्रभाव कम हो। लेकिन जब 1857 की क्रांति होगी, तब नाना साहिब जो है वो आपके कानपुर की तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेंगे, उसे लीड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये 1818 का अंगल मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उस समय जो मराठाओं के पेशवा हुआ करते थे वो थे बाजीराव सेकंड। पूछा जाए मराठाओं के आखिरी पेशवा, आंसर क्या होगा? बाजीराव सेकंड। और इन्हीं के बेटे हुआ करते थे नाना साहिब। एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं यहां पे, याद रखना। पूछा जाए पहले पेशवा, शिवाजी के टाइम पे पेशवा का पद शुरू हुआ, पहले पेशवा थे मोरोपंत पिंगल। पहले पेशवा कौन थे? मोरोपंत पिंगल थे, ठीक है। पहले वंशानुगत पेशवा, पहले हेरिडिटरी पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। और आखिरी पेशवा कौन थे आपके? बाजीराव सेकंड। तो ये तीनों पेशवाओं के नाम याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। चलो, तो यहां पे इसका ऑप्शन क्या होगा? सर ऑप्शन सी बाजीराव सेकंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अशोका सेंड द मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक धार्मिक आयोजन भेजा। कहाँ भेजा था उन्होंने? अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को। सर उन्होंने भेजा था श्रीलंका। बट सर ऑप्शन में तो श्रीलंका है ही नहीं। बेटा ऑप्शन में श्रीलंका है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सेलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सेलोन। अगर आपसे पूछा जाए अशोका ने ये कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, सेलोन। पूछा जाए कौन से युद्ध के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ? तो सर 261 बीसी ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ। सर कलिंग का युद्ध अशोका के क्राउनेशन, है ना, अशोका के राज तिलक के कितने दिन बाद हुआ? अशोका के राज तिलक के 8 साल बाद होगा आपका कलिंग का युद्ध, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट द रामचंद्र देवगिरी, ठीक है। रामचंद्र देवगिरी जो थे, रामचंद्र देवगिरी के साथ इनका युद्ध हुआ किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। सर कब हुआ था ये? सर ये हुआ था 1307 में, 1307 में ये आपका बैटल हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जो ये युद्ध लड़ेगा? बेटा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हुआ करता था मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी बोलते थे। मलिक काफूर को हम क्या बोलते थे? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी भी बोला करते थे मलिक काफूर को। यही 1000 दिनारी होगा जो दक्षिण भारत जीतेगा। मलिक काफूर ही था जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए पूरा साउथ इंडिया जीतेगा, ठीक है। साउथ इंडिया के सबसे दक्षिणी शोर, मतलब आपका मीनाक्षी टेम्पल मदुरई वाले जो एरिया था, वहां तक अगर कोई पहला इस्लामिक आर्मी कमांडर पहुंचा था तो वो कौन था? मलिक काफूर। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियों को खंडित करने का जो काम किया था वो कौन था? मलिक काफूर। रामचंद्र
जो आपका देवगिरी जो करंट में महाराष्ट्र है, उन्हें जो हराया था, किसने हराया था? मलिक काफूर ने। ठीक है, तो चलो ये सारे इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका करते हैं। अष्टांग अष्टाध्याय, पन्नी जो थे उन्होंने किताब लिखी अष्ट अध्याय। पूछ रहा है अष्ट अध्याय किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखो आपका हिस्ट्री में भी आपके पूछे जा रहे हैं क्या, हिस्ट्री में भी लिटरेचर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री में भी आपकी रचनाएं पूछी जा रही हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एंशियंट हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रचनाओं से ही आते हैं। ठीक है, हाँ, पन्नी जो थे उन्होंने अष्टाध्याय किताब लिखी, या अष्टाध्याय जो थी वो किससे संबंधित थी? ये संस्कृत ग्रामर से संबंधित थी सर, है ना, ये ऑप्शन डी यानी कि संस्कृत ग्रामर से संबंधित थी। ठीक है, एक चीज कमेंट करके मुझे बता देना कि जो आपका किताब लिखी ना पन्नी ने, कौन से राजा के समय पे लिखी? मतलब पन्नी जो थे वो कौन से राजा के समय पे आपके कंटम्परेरी थे, समकालीन थे? कौन से राजा के समकालीन थे आपके पन्नी? ठीक है, चलो तो ये कमेंट करके बताना जरूर बेटा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये क्वेश्चन ये सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप कुछ चीजें पढ़ो, ताकि आपका एंगेजमेंट बढ़े, जिससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी या रिटेंशन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। बहुत ज़रूरी है बेटा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। मलिक अंबर हु रेजिस्टेड मुगल इन द डेक्कन वाज एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच स्टेट? मलिक अंबर थे ना बेटा, मलिक अंबर बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे मुगल्स जो थे वो बहमनी एम्पायर को जीतने की कोशिश करते रहेंगे, बीजापुर जीत लेंगे वो, गोलकोंडा वाला कुछ एरिया जो था कई बार जीतते थे हार जाते थे, अहमदनगर वाला जो एरिया था कई बार जीतते थे हार जाते थे। ठीक है, तो अहमदनगर वाला जो एरिया था उसका आर्मी कमांडर था मलिक काफूर। मलिक काफूर गुलाम हुआ करता था, स्लेव था, वो स्लेव था। बचपन में वो भारत आएगा, धीमे धीमे अपने आर्मी स्किल्स को बढ़ाएगा और बाद में वो आपका कब्जा कर लेगा किस पे? अहमदनगर वाले पे एरिया पे, है ना, जो बहमनी एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कब्जा करेगा कि मुगल्स भी उसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। डिफीट करेंगे भी तो कुछ दिनों में वो आपका कब्जा वापस ले लेगा, हारेगा, कुछ दिनों में दोबारा से अपनी शक्ति बढ़ाएगा, कब्जा वापस ले लेगा। और मलिक अंबर का नाम इस वजह से भी याद रखना कि मलिक अंबर जो था ना, मलिक अंबर से ही आपके शिवाजी ने अष्ट प्रधान का कंसेप्ट लिया था। अष्ट प्रधान का जो कंसेप्ट लिया था वो किससे लिया था, कौन से राजा से प्रभावित होकर लिया था? मलिक अंबर से ही प्रभावित होकर शिवाजी ने अष्ट प्रधान का कंसेप्ट लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, कहाँ का राजा हुआ करता था सर? ये अहमदनगर का राजा हुआ करता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री डिनाइड द परमिशन टू लैंड द शिप कोमागाता मारू कैरिंग इंडियंस? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1913 में एक जहाज, एक शिप चलेगा जापान के कोमागाता मारू जगह से, भारत आएगा, भारत से कुछ सिख लोग जो होंगे उसमें आपके ट्रेवल करेंगे और वो जाएगा आपका वैंकूवर में। वैंकूवर पहुंचेगा, वहां पे उसे परमिशन नहीं मिलेगी, वैंकूवर में उसे अनुमति नहीं मिलेगी उतरने की, और वो जहाज वापस आ जाएगा भारत। ठीक है, भारत आ जाएगा तो सारा सिख समुदाय जो होगा वो गुस्सा होगा, नाराज होगा, अंग्रेजों के खिलाफ वो रिबेल करना शुरू करेंगे, आपके लड़ना झगड़ना वो आपके जो वो होगा रिवोल्ट होगा वो शुरू करेंगे, है ना, क्रांति शुरू करेंगे। तो ये जो पूरा इंसिडेंस था इसे हम क्या बोलते हैं? कोमागाता मारू घटना, कोमागाता मारू इंसिडेंस। ठीक है, ये वैंकूवर गए थे। वैंकूवर कौन से कंट्री में आता है सर? कनाडा में आता है। वैंकूवर कहाँ पे आता है सर? कनाडा में आता है आपका वैंकूवर। ठीक है, कोमागाता मारू इंसिडेंस के जस्ट बाद 1913-1914 में लाला हरदयाल एक पार्टी का गठन करेंगे, गदर पार्टी। और ये गदर पार्टी आपका कहाँ स्टैब्लिश होगी सर? ये गदर पार्टी कनाडा या अमेरिका या वैंकूवर बोल सकते हो, वहां पे ये स्टैब्लिश होगी गदर पार्टी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एनेक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत में एक अधिनियम जारी हुआ था जिसे बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। ठीक है, चलो पहले मैं आपको बोलता हूं वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। देसी भाषाओं को हम क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर
लैंग्वेज। देसी भाषाओं को हम क्या बोलेंगे? वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलेंगे। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इस प्रेस एक्ट में क्या होगा? देसी भाषाओं में जितने भी समाचार पत्र होंगे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उन्हें रोक दिया जाएगा। बोला जाएगा कि या तो आप अंग्रेजी में छपो, ट्रांसलेट हो जाओ, अनुवाद कर लो आप अंग्रेजी में अखबार छापना शुरू करो, या आप अखबार नहीं छाप सकते। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लगाया किसने था? सर लॉर्ड लिट्टन ने लगाया था। नाम क्या था? लॉर्ड लिट्टन, जिनके द्वारा ये अधिनियम शुरू किया गया था। कब किया था? सर 1878 में किया था। कब किया था? सर 1878 में किया था। सर ऐसा क्या था कि सारे देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर रोक लगा दी? सर ऐसा क्या हुआ था, मैं बताता हूं। 1877 में होगा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार होगा। लेकिन 1877 में जब दिल्ली दरबार हुआ, उससे पहले 1876 में पड़ रहा था अकाल। 1876 में भारत में अकाल पड़ रहा है, भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, और आप दिल्ली दरबार जैसे भव्य उत्सव का आयोजन कर रहे हो। लोग परेशान होंगे भाई कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और तुम पैसा उड़ाते जा रहे हो। तो लोग क्या होंगे? लोग सरकार की आलोचना करना शुरू करेंगे, लोग अंग्रेजों की आलोचना करना शुरू करेंगे। आलोचना करेंगे कैसे? समाचार पत्र लिख लिख कर, है ना। तो यहाँ पे लिट्टन को क्या लगेगा कि सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, और अगर लोग भड़क जाएंगे, लोग आपका आंदोलन कर देंगे, तो क्या होगा? सरकार को दिक्कत होगी। इस वजह से उन्होंने क्या किया? समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यही था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1878 में, है ना। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, है ना। अलीगढ़ आंदोलन के आपके कौन थे जो मुस्लिम समुदाय को रिवाइव करने से या उनके प्रोत्साहन, उन्हें बढ़ावा देने से आपका काम किया था? अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो गठन था, है ना, जिसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहते थे, ये आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करके स्थापित हुआ था 1875 में। 1920 में इसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था, है ना। सबको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान रहेंगे इसके फाउंडर। मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग गेव वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग? बहुत इजी है, अभी बताया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कितने साल बाद? 8 साल बाद, मतलब 269 ईसा पूर्व में राज तिलक हुआ। 273 से 269 तक लड़ते रहेंगे अशोक, अपने 99 भाइयों की हत्या करेंगे और राज तिलक करवाएंगे। और 8 साल बाद, 4 साल की लड़ाई लड़ी और 8 साल बाद हृदय परिवर्तन हो जाएगा राज तिलक के। कलिंग का युद्ध, कलिंग जो उड़ीसा में है ना, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी बेटा। बताते हैं 2-3-4 दिन तक नदी में खून ही खून बहता रहा था। इतने लोगों की हत्या हुई थी आपका कलिंग के युद्ध में। अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोका जो है वो धम्म घोष को अपनाएंगे, है ना। अशोका जो है वो बैरी घोष की जगह धम्म घोष जो है वो अपनाएंगे अशोका। ठीक है, ये बात किस में लिखी गई है? सर अशोका के शिलालेखों में, जो आपका 4th शिलालेख है ना, जो 4था शिलालेख है, उसमें लिखी गई है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बैरी घोष को छोड़ के धम्म घोष की नीति अपनाई, है ना। राज्य विस्तार के लिए बैरी घोष को छोड़ के धम्म घोष की नीति अपनाई। अशोका का शिलालेखों पर नाम क्या मिलता है? देव नाम प्रियदसी। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका, अच्छा यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी आपके टाइम हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने रिवाइज करी हैं। बेटा सॉल्यूशंस को ज़रूर 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 याद रखना, ये सॉल्यूशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं चीज़ें रिवाइज करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को समझना।
ठीक है। चलो, और बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा करियर पे फोकस कर लो। 20 दिन बचे हैं, 20-25 दिन में अगर आपने स्ट्रेटेजी जो मैंने बोली है वो फॉलो करी, और भी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करते हो, तो 100% आपका मैं बोलता हूँ कि आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा गारंटीड फायदा होगा। जो भी बच्चे आपके कट ऑफ से 10-20 नंबर आपके कम जिनके रह रहे हैं, वो आपका कट ऑफ क्लियर कर देंगे, 100% गारंटी है। लेकिन चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करना, ठीक है। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।